कहानी शुरू होती है टोक्यो शहर से, जहां हमारा हीरो सुन रहता है। बंदा बड़ा होशियार और अक्लमंद है, पर स्कूल की जिंदगी उसे बोरिंग लगती है। इसलिए वो भगवान से दुआ करता है कि कुछ तो नया और मजेदार हो जाए, और उसकी दुआ सुन ली जाती है, पर कुछ ऐसे कि शायद वो चाहता ही नहीं। एक दिन उसकी क्लास में एक अजीब सी गुड़िया टपक पड़ती है, जिसका नाम है दारुमा। ये दारुमा आते ही बच्चों के साथ मौत का खेल खेलना शुरू कर देती है। सुन ये सब देखकर बहुत डर जाता है। तभी सबको समझ आता है कि जब तक दारुमा उनकी तरफ देख रही है, कोई हिल नहीं सकता। जैसे ही दारुमा पलटी, कुछ बच्चे दरवाजे की तरफ भागे, पर ये क्या, दरवाजा बंद था। जब तक खेल खत्म नहीं होता बाहर नहीं निकल सकते। कुछ हिम्मत वाले बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर दारुमा फिर पलटती है और दो बच्चों की खोपड़ी उड़ा देती है। सब डर से कांपने लगते हैं। तभी एक और लड़का साटे सबको शांत करता है और समझाता है कि वो दारुमा सांगा कुरांडा नाम के खेल में फंसे हैं। इस खेल में दारुमा पहले अपनी पीठ करती है और धीरे धीरे एक लाइन बोलती है। जैसे ही वो लाइन खत्म होती है, वो पलट जाती है। अगर कोई उस वक्त हिलता है तो उसका सिर फटकर लाल गेंदों में बदल जाता है। ये सुनकर सबके होश ही उड़ जाते हैं, पर साटे बताता है कि इस खेल को खत्म करने का एक तरीका है। दारुमा की पीठ पर एक बटन है जो उसे दबा देगा, खेल खत्म। एक लड़का सोचता है कि दारुमा तो धीरे धीरे बोल रही है, भागकर बटन दबा देता हूँ। पर तभी दारुमा अचानक तेजी से अपनी लाइन पूरी करती है और पलट जाती है। वो लड़का हिलते हुए पकड़ा जाता है और सोचने या शांत रहने की जगह उसका सिर पॉपकॉर्न की तरह फट जाता है। तभी बाकी छात्रों की नजर दारुमा की पीठ पर लगे टाइमर पर पड़ती है। गेम खत्म होने में 1 मिनट से भी कम बचा है। अब तो डर के मारे सबका बुरा हाल हो जाता है। कुछ हिम्मत वाले दारुमा की तरफ दौड़ते हैं, पर पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। अब गेम में बस 10 सेकंड बचे हैं और क्लास में सिर्फ सुन और साटे ही बाकी है। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये चुनौती जीतनी है। साटे नीचे झुककर सुन को कूदने में मदद करता है। सुन आखिर में जब सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है, दारुमा की पीठ पर बटन दबा देता है। दारुमा कहती है खेल खत्म हो गया। सुन और साटे दोनों खुशी से झूमने लगते हैं, पर तभी जब वो एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं, साटे का सिर अचानक फट जाता है। दारुमा बताती है कि सिर्फ सुन ने बटन दबाया था, इसलिए वही जीत का हकदार है। सुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी दारुमा चुप्पी तोड़ता है और कहता है तू एक चूहा है और अब बिल्ली आ रही है। फिर अगले गेम का इशारा देते हुए लिविंग रूम का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ सुन की बचपन की दोस्त इचा अकामोटो खड़ी होती है, जो बहुत डरी और हैरान लग रही थी। वो सुन की मदद करना चाहती है। सुन उसके पास जाकर पूछता है क्या हुआ। इचा बताती है कि वो भी दारुमा वाले खेल में थी, पर जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे दोस्त खत्म हो गए। सुन ये सुनकर कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, पर जब वो अपना मोबाइल निकालता है तो देखता है कि फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। फिर भी सुन कहता है कि हमें पुलिस को किसी भी तरह खबर देनी होगी और स्कूल से बाहर निकलना होगा। पर जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो पाता है कि स्कूल के सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ स्टेडियम का दरवाजा खुला है। जैसे ही सुन और ईचा अंदर जाते हैं, उनके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। पर इस बार वो अकेले नहीं होते, वहाँ कई और छात्र भी होते हैं। कुछ बच्चों ने चूहे जैसी पोशाक पहनी होती है, जैसे कि दारुमा ने पहले कहा था। सुन जमीन पर कुछ जापानी अक्षर देखता है और समझ जाता है कि ये अगली चुनौती के नियम है। उसमें लिखा होता है कि बिल्ली को घंटी पहनानी होगी, यही अगला खेल है। खेल शुरू होने वाला होता है। तभी एक छात्र कहता है कि सबको चूहों की पोशाक पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, जमीन उनके पैरों के नीचे से खुल जाती है और कोर्ट के बीच में से एक बड़ी सी चमकदार मणि दिखाई देती है। तभी अचानक तेज म्यूजिक बजने लगता है और एक विशाल बिल्ली की मूर्ति दिखाई देती है।
ये डरावनी बिल्ली चूहे की पोशाक पहने एक छात्र को निगलना शुरू कर देती है। ये देख बाकी सभी छात्र डर कर भागने लगते हैं। फिर वो बिल्ली ईचा की तरफ बढ़ती है, पर उसे खाने की बजाय उसकी गर्दन स्प्रिंग जैसी फैलती है और वो बाकी छात्रों को निगलने लगती है। ईचा भागते हुए जमीन पर एक घंटी लुढ़कती हुई देखती है। उसी समय ताकाहा बिल्ली के गले में बंधी घंटी को देखकर पास ही लटके बास्केटबॉल हुप को नोटिस करता है। तभी उसे समझ आता है कि जमीन पर लिखे संदेश का क्या मतलब है। फिर सुन सबको घंटी के बारे में बताता है। बास्केटबॉल टीम का एक छात्र ईचा से कहता है कि वो घंटी उसकी तरफ फेंक दे। ईचा घंटी उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है, पर उसकी अच्छी कोशिश के बावजूद बड़ी बिल्ली गेंद को रोक लेती है और वापस उसकी ओर फेंक देती है। गेंद इतनी जोर से लगती है कि वो लड़का सीधे दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद बिल्ली एक और छात्र को मार देती है और ताकाहाटा की तरफ देखने लगती है, पर बिल्ली ताकाहाटा पर हमला करने के बजाय वो किसी और चूहे की पोशाक पहने छात्र की ओर बढ़ती है। तब ताकाहाटा को समझ आता है कि ये बिल्ली सिर्फ चूहे की पोशाक पहने छात्रों को ही मार रही है। वो सबको अपनी पोशाक उतारने के लिए कहता है। जब सबको लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, तभी बीच में रखी मणि फिर से घूमने लगती है और अब वो सबको निगलने लगती है। छात्र डरकर कोर्ट से दूसरी तरफ भागते हैं। भागते भागते ईचा घंटी के पास गिर जाती है। उसे समझ आता है कि उनके पास अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। उसी वक्त बिल्ली उसके पास पहुंचती है और उसे खाने के लिए अपना बड़ा मुंह खोलती है। तभी सुन चूहे की पोशाक पहनकर वहां आ जाता है। वो तेजी से इधर उधर भागने लगता है ताकि बिल्ली का ध्यान ईचा से हट जाए। उसका प्लान काम करता है और बिल्ली अब सुन की तरफ ध्यान देती है। ताकाहाटा किसी से कहता है कि घंटी फेंको, पर सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसे पहले लड़के के साथ हुआ था, इसलिए कोई मदद नहीं करता। उसी समय सुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब जब वो चूहे की पोशाक पहने हुए है तो उसे समझ आता है कि वो बिल्ली की बात सुन और समझ सकता है। बिल्ली कहती है कि उसकी पीठ में बहुत खुजली हो रही है और वो बस चाहती है कि कोई उस खुजली को दूर कर दे और वो शांति से सो सके। अब जब सुन को समझ आ जाता है कि बिल्ली को क्या चाहिए, वो तेजी से उसकी पीठ की तरफ दौड़ता है। वो रस्सियों को पकड़कर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है ताकि जल्दी से उसकी खुजली मिटा सके और खेल खत्म किया जा सके। जैसे ही वो खुजाना शुरू करता है, बिल्ली को ये बहुत पसंद आता है। वो हमला करना बंद कर देती है। वो खुश होकर और ज्यादा खुजलाने की मांग करने लगती है। सुन समझ जाता है कि वो अकेला ये सब नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बाकी छात्रों से मदद मांगता है। ईचा तुरंत उसका साथ देने के लिए उसकी पीठ के पीछे कूद जाती है। फिर बाकी छात्र भी बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाते हैं और सब मिलजुल कर उसकी पीठ खुजलाते हैं जब तक कि बिल्ली सो न जाए। अब जब बिल्ली शांत हो जाती है तो ताकाहा घंटी उठाता है और जैसे ही बाकी छात्र पास आते हैं वो उसे फेंकने की तैयारी करता है, पर सब डरते हैं कि शायद जो घंटी फेंकेगा वही अकेला जिंदा बचेगा। इसलिए वो सब बहस करने लगते हैं कि घंटी कौन फेंकेगा। इतने में बिल्ली शोर सुनकर जाग जाती है और 2 छात्रों को एक साथ काट देती है। अब उसे फिर से सुलाने का समय बिल्कुल नहीं है। तभी सुन जल्दी से एक प्लान बनाता है और सोचता है कि वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेकर कुछ अलग तरीके आजमाएगा। फिर वो ईचा से कहता है कि वो घंटी लेकर उसके साथ लॉकर रूम में चले। फिर थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। चूहे की पोशाक पहने हुए एक के पास गेंद और दूसरे के पास घंटी होती है। वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं ताकि बिल्ली कंफ्यूज हो जाए कि किसकी तरफ ध्यान देना है। बिल्ली इधर उधर देखती रहती है और तय नहीं कर पाती कि किस बॉल को रोके। जब सुन बास्केटबॉल की ओर दौड़ता है तो गलती से वो दिखा देता है कि गेंद उसी के पास है। ये देखकर बिल्ली ईचा की तरफ ध्यान देना छोड़ देती है, पर ये सब सुन की योजना का हिस्सा था। ताकाहाटा ये मौका देखकर कहता है कि असली घंटी तो फटी हुई गेंद के नीचे छुपी हुई है। फिर वो जोर से गेंद को बिल्ली की ओर फेंकता है। बिल्ली को लगता है कि ये सिर्फ गेंद है, पर गेंद के साथ
घंटी भी होती है। फिर भी उसका निशाना थोड़ा चूक जाता है और सबको लगता है कि वो गेम हार गए हैं। पर तभी अमाया नाम का एक ताकतवर छात्र बिल्ली की पीठ पर अचानक दिखता है। वो गेंद को उठाकर बास्केट में जोर से डालता है और आखिरी सेकंड में गेम जीत लेता है। फिर अचानक बीच में रखी बड़ी मणि रुक जाती है और कुछ सेकंड बाद फिर से चालू होती है। इसके बाद अमाया, सुन और ईचा को विजेता घोषित किया जाता है, पर किसी और का नाम नहीं लिया जाता, जिसे देख ताकाहाटा हैरान होता है और सोचता है कि बाकी छात्रों को क्या हुआ। तभी वो देखता है कि अमाया उन सभी को लोहे की रोड से मार रहा है। वो पूरी तरह पागल हो चुका है। फिर अमाया सुन और ईचा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उन्हें भगवान ने चुना है, इसलिए सिर्फ वो ही जिंदा रहने के लायक हैं। ये सब सुनकर ईचा उसे साफ शब्दों में जवाब देती है और कहती है कि वो पूरी तरह पागल हो गया है और उसे खुद की तुलना सुन से नहीं करनी चाहिए। अमाया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ईचा की तरफ गुस्से में बढ़ता है, पर सुन को उसे रोकना पड़ता है। उसी समय बिल्ली गैस छोड़ना शुरू कर देती है और जहरीले धुएं से तीनों कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच पूरी दुनिया में लोग इन अजीब चुनौतियों के बारे में सुनने लगे हैं। न्यूज चैनलों पर ये खबरें दिख रही हैं कि कई युवा अचानक गायब हो गए हैं और आकाश में बड़े बड़े उड़ते हुए डब्बे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं डब्बों में से एक के अंदर सुन होश में आता है और हैरान रह जाता है जब वो अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त को वहां मजाक करते हुए देखता है, जिसका कुछ साल पहले ट्रांसफर हो गया था। ताकाहाटा भी कमरे में दो और छात्रों को देखता है। ये दोनों भी अपने अपने स्कूल में दारुमा और मणि वाले खतरनाक खेल से बच चुके हैं। जब ये तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो ताकाहाटा को पता चलता है कि कमरे में मौजूद सभी छात्रों के नाम टी अक्षर से शुरू हो रहे हैं। वो सोचता है कि शायद बाकी बचे छात्रों को भी नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अलग अलग कमरों में रखा गया है। ये बात सुनकर सुन को अचानक ईचा की याद आती है। उसे तभी समझ आता है और वो डर जाता है कि कहीं ईचा अमाया के साथ उसी कमरे में तो नहीं है। पर जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो पाता है कि दरवाजा पूरी तरह से बंद है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी वो उम्मीद करता है कि शायद कोई उसकी आवाज सुने। सुन का दोस्त ताकाहाटा दरवाजा खटखटाने लगता है, पर तभी टायरा नाम का एक और छात्र उसे रोक देता है। टायरा बहुत घमंडी और होशियार लड़का होता है। टायरा कहता है कि कोई हमारी मदद करने नहीं आने वाला। फिर वो एक होलोग्राम ऑन करता है जो दुनिया भर में दिख रहे उड़ते डब्बों की रिपोर्ट दिखाता है। इससे पता चलता है कि वो सब फंसे हुए हैं और उनके पास बस अगली चुनौती का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसी समय अचानक दरवाजा खुद ब खुद खटखटाने लगता है और फिर रहस्यमयी ढंग से खुल जाता है। फिर 4 कठपुतलियां कमरे में आती हैं। टायरा बहुत आत्मविश्वास में होता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे खेल के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही पहला खिलाड़ी चुना जाता है, वहाँ मौजूद कठपुतलियां खेल के बारे में जानकारी देती हैं। वो बताती हैं कि ये एक पारंपरिक खेल है जिसका नाम है कगुमे। इस खेल में एक खिलाड़ी को आंखों पर पट्टी बांधकर कठपुतलियों के घेराव के बीच में बैठाया जाता है। कठपुतलियां उसके चारों ओर घूमते हुए एक खास गीत गाती हैं। जब गीत खत्म होता है तो कठपुतलियां खिलाड़ी को 10 सेकंड का समय देती हैं ताकि वो अनुमान लगाए कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अगर जवाब गलत निकला तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। टायरा को लगता है कि ये खेल बहुत आसान है, इसलिए वो जोश में अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और खुशी खुशी जमीन पर बैठ जाता है। पर जैसे ही कठपुतलियां गाना बंद करती हैं, वो घबरा जाता है और गलत जवाब दे देता है। उसकी गलती की सजा देने के लिए एक कठपुतली अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से एक चमकदार किरण निकलती है। ये किरण टायरा के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वो जमीन पर तब तक अपना सिर मारता है जब तक उसकी खोपड़ी टूट नहीं जाती और उसकी मौत हो जाती है। पहले खिलाड़ी की हार के बाद वो एक लड़की को खेलने के लिए बुलाते हैं, पर वो बहुत डर जाती है और मना कर देती है। तभी एक गुड़िया कहती है
कि अगर उसने नहीं खेला तो वैसे भी वो बाहर कर दी जाएगी। ये सुनकर लड़की खेलने के लिए मान जाती है ताकि उसे कम से कम एक मौका मिल सके। जब उसकी बारी आती है कि वो बताए कि उसके पीछे कौन खड़ा है तो वो इतनी डरी होती है कि 10 सेकंड से ज्यादा समय ले लेती है। नियम के अनुसार वो समय पार करने की वजह से खुद ब खुद हार चुकी है। डरी हुई लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर वो उसके शरीर पर एक तेज रोशनी फेंकते हैं पर इस बार टायरा की तरह सिर पर चोट नहीं दी जाती बल्कि हर गुड़िया उसका एक एक पैर पकड़कर खींचती है और उसका शरीर 2 हिस्सों में फट जाता है। एक और छात्र की हार के बाद कठपुतलियां अब टो नाम के छात्र को खेलने के लिए बुलाते हैं पर सुन उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि उसका दोस्त ये खेल नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो खुद उसकी जगह लेने की पेशकश करता है। अब सुन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे के बीचों बीच बैठ जाता है। वो ध्यान से उनके गाने को सुनता है। जब गाना खत्म होता है और सुन से पूछा जाता है कि उसके पीछे कौन है तो वो थोड़ी देर सोचता है और टाइम ज्यादा ले लेता है। तभी एक कठपुतली कहता है समय समाप्त हो गया, पर उसी पल सुन जोर से चिल्लाकर सही जवाब दे देता है और बताता है कि उसके पीछे कौन है। पर गुड़ियां फिर दोहराती हैं कि समय खत्म हो गया है, पर सुन कहता है कि उसने पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर ली है और ये साबित कर सकता है कि उन्होंने उसे सिर्फ 6 सेकंड ही दिए थे, यानी उसने समय के अंदर सही उत्तर दिया है। जिसे सुनकर सभी गुड़ियां हैरान और जिज्ञासु हो जाती हैं और पूछती हैं कि उसने इतना सटीक उत्तर कैसे दिया। जिस पर सुन जवाब देता है कि पिछले 2 राउंड में उन्होंने एक जैसी स्थिति बनाई थी और हर बार वही गुड़िया थी जो समय समाप्त कहती थी, इसलिए उसे बस ये जानना था कि वो गुड़िया कहाँ खड़ी है। जब उसने बोलना शुरू किया तब सुन को बाकी सभी की जगहों का अंदाजा हो गया और उसने सही जवाब दे दिया। फिर 10 सेकंड से भी कम समय में सारी गुड़ियां धूल में बदल जाती हैं और उनकी राख से एक चाबी बाहर आती है। सुन और उसके साथी वो चाबी उठाते हैं और कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं उन्हें एक और छात्र मिलता है जिसके पास भी एक चाबी है और एक दूसरी डरावनी गुड़िया उसका पीछा कर रही होती है। वो डरा हुआ छात्र उन्हें चेतावनी देता है कि ये नई गुड़िया अकेले चलने वाले छात्रों का पीछा करती है और उनसे कहता है कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और फिर वो खुद भी उनके साथ जुड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गुड़िया पास आती है। जब वो देखता है कि वो तीनों सच में साथ हैं तो वो किसी और अकेले छात्र को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब सुन, ताकाहा और तीसरे लड़के के पास 2 चाबियां होती हैं। वो डब्बों के गलियारों से होकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो किसी की चीख सुनते हैं और दौड़कर उस आवाज की तरफ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये आवाज ईचा की है जिसका पीछा वही डरावनी गुड़िया कर रही होती है। ईचा अपने दोस्त को आवाज लगाती है। सुन बाकी 2 का हाथ छोड़ देता है और तेजी से ईचा की तरफ कूदता है। वो उसे उस वक्त पकड़ लेता है जब वो गुड़िया उसे पकड़ने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ 2 और छात्रों को एक दीवार में एक बहुत बड़ा लकड़ी का चेहरा दिखता है। उस चेहरे के माथे पर एक टाइमर और 7 चाबी लगाने की जगह होती है जहां चाबियां लगानी हैं। फिर शोर सुनकर सुन और उसके दोस्त दौड़कर वहां पहुंचते हैं और उन दोनों छात्रों से मिल जाते हैं। जब वो सब मिलकर चाबियां गिनते हैं तो पता चलता है कि उनके पास कुल मिलाकर 4 चाबियां हैं और अभी भी 3 चाबियां कम हैं। उन्हें अगली चुनौती पर जाने के लिए सभी 7 चाबियां चाहिए होती हैं। अब उनके पास सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा होता है, इसलिए सभी मायूस हो जाते हैं। तभी अचानक किसी के पैरों के पास 3 और चाबियां फेंकी जाती हैं। फिर अमाया वहां आता है और उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था ताकि अकेला ना रहे और डरावनी गुड़िया उसका पीछा ना करे। अब जब सारी चाबियां मिल गई हैं और वो अगले राउंड में जा सकते हैं तभी अमाया उस छात्र को धक्का देकर भगा देता है जैसे वो कोई कीड़ा हो। फिर वो बाकी छात्रों से कहता है कि क्या वो उनके साथ जुड़ सकता है क्योंकि अगली चुनौती पर जाने के लिए सबको चाबियां चाहिए होती हैं।
वो उसकी बात मान लेते हैं। फिर सभी 7 चाबियां उस लकड़ी के बड़े सिर में लगाते हैं, जिससे अगला रास्ता खुल जाता है। अब वो बड़ा सिर बोलता है और कहता है कि सभी को अपने कपड़े बदलने होंगे। इसके बाद वो पीछे हटता है और एक सुरंग खुल जाती है। सभी बच्चे उस सुरंग से होते हुए जाते हैं और एक बर्फ से ढकी जगह पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस होती है। फिर थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भालू स्नोबोर्डिंग कर रहा है और करतब दिखा रहा है। भालू अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद बोलता है कि उसे झूठ से नफरत है, इसलिए उनकी अगली चुनौती ये है कि सभी को जो भी सवाल पूछे जाएं, उनका पूरी ईमानदारी से जवाब देना होगा। भालू कहता है कि अगर किसी ने झूठ बोला तो वो उन्हें चेतावनी देगा और फिर बाकी समूह को तय करना होगा कि उनमें से झूठा कौन है। फिर अगले राउंड में जब सभी नियमों को समझ लेते हैं और झूठ बोलने वाले को पहचानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी भालू पहला सवाल पूछता है, आपका पसंदीदा खाना क्या है? ये आसान सवाल सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, पर भालू सूंघने लगता है और कहता है कि उसे हवा में झूठ की बदबू आ रही है। वो बोलता है कि किसी ने झूठ बोला है और अब उनके पास 2 मिनट है ये तय करने के लिए कि किसने झूठ बोला है। फिर 1 मिनट तक सभी एक दूसरे से बहस करते हैं और आखिर में ज्यादातर लोग उस लड़के की ओर इशारा करते हैं जिसने पहले सुन को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद भालू उस लड़के को अपने पंजे से उठाता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसका शरीर कुचल जाता है। इस तरह पहला राउंड खत्म हो जाता है। अब भालू अगला सवाल पूछता है, क्या आप सुन को पसंद करते हैं? इस पर ईचा कहती है कि वो सुन से प्यार करती है। अमाया भी कहता है कि वो सुन को पसंद करता है। सभी के जवाब देने के बाद भालू कहता है कि इन तीनों में से किसी एक ने झूठ बोला है। ये सुनते ही ईचा तुरंत अमाया पर आरोप लगाती है। वो कहती है कि अमाया पहले उन्हें मारने की कोशिश कर चुका है, इसलिए वही झूठा हो सकता है। जिसे सुनकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी सुन सोच में पड़ जाता है। वो हैरान होता है कि कोई जानबूझकर झूठ क्यों बोलेगा, जबकि उसे पता है कि अगर झूठ पकड़ा गया तो जान भी जा सकती है। तभी भालू कहता है, तुम्हें अब समझ आया? फिर वो बताता है कि उनके बीच कोई ऐसा है जो इंसान नहीं है, बल्कि उसका नौकर है जो इंसान की तरह बनकर आया है और सबको धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा है। ये सुनकर दूसरे स्कूल से आए 2 छात्र सोचते हैं और नतीजे पर पहुंचते हैं वो धोखेबाज टोसे ही हो सकता है, क्योंकि सुन, ईचा और अमाया ये तीनों एक ही स्कूल से हैं और पहले से एक दूसरे को जानते हैं। पर जब टोसे पर आरोप लगे तो ईचा और सुन ने उसका बचाव करने की कोशिश की, पर बाकी छात्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद भालू ने उसे मार डाला। उसका शरीर कुचला गया और सिर्फ खून का ढेर रह गया। फिर भालू अगला सवाल पूछने ही वाला था कि तभी बोल पड़ा। उसने कहा, अब उसे पता चल गया है कि असली गद्दार कौन है। ये सुनकर भालू रुक गया और सुन से सुनने लगा। सुन ने सबको चौंका दिया जब उसने भालू पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया। वो कहता है कि उसकी दोस्त ने उसे इशारा दिया कि जब लड़की मरी थी तब उसका खून भालू की मुट्ठी पर गिरा और सफेद रंग हट गया। तभी पता चला कि भालू असल में सफेद नहीं बल्कि काला है, मतलब उसने अपने रंग को लेकर झूठ बोला था। सुन ने कहा कि अगर भालू ने अपने रंग के बारे में झूठ बोला तो बाकी सब भी झूठ हो सकता है। असल में भालू ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया था कि उनके बीच कोई गद्दार है ताकि वो एक दूसरे को मार दें। सुन को समझ आ गया कि ये सब सिर्फ छात्रों को खत्म करने की एक चाल थी। जब भालू को पता चला कि उसका झूठ पकड़ा गया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और छात्रों पर हमला कर देता है। वो उन पर कूदकर उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, पर तभी भालू पास ही के गर्म पानी के झरने में गिर जाता है। इस झरने का पानी इतना गर्म होता है कि उसका शरीर जलने लगता है अंदर से बाहर तक। फिर आखिरकार भालू हार मान लेता है और जो छात्र बचे होते हैं उन्हें अगली चुनौती के रास्ते के बारे में बताता है। अब छात्र एक नए जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारी गुड़ियां उनका स्वागत करती है। गुड़ियां बताती है कि उनकी अगली और आखिरी चुनौती किक द कैन नाम का एक खेल है। इस खेल में एक खिलाड़ी को अकुमा चुना जाएगा। उसे सबसे पहले एक ऊंचाई पर रखे गए कैन को नीचे लाकर एक गोले के बीच में रखना होगा।
जब अकुमा ये काम करेगा तब बाकी सभी खिलाड़ियों को जल्दी से कोई छिपने की जगह ढूंढनी होगी। अगर वो लोग सूरज डूबने तक छिपे रह जाते हैं तो वो जीत सकते हैं। दूसरी ओर अकुमा तभी जीत सकता है जब वो हर एक छिपे हुए खिलाड़ी को ढूंढ ले और उसका नाम जोर से चिल्लाए। इसके बाद उसे उस कैन पर पैर रखना होगा। जब अकुमा किसी खिलाड़ी को ढूंढकर कैन पर पैर रख देता है तो वो खिलाड़ी पकड़ा जाता है और खेल खत्म होने तक एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है। तभी गुड़िया बताती है अगर किसी को पकड़ा भी गया हो तो उसे बचाया जा सकता है अगर कोई और खिलाड़ी कैन को लात मार दे। ऐसा करने से अकुमा हार जाता है और सभी कैद खिलाड़ी आजाद हो जाते हैं। पर इसमें एक खतरा है। गुड़ियों ने बताया कि उस कैन में बम लगा है। जैसे ही कोई उसे लात मारेगा बम फट जाएगा और जो भी उसे मारेगा वो मारा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। फिर खेल के नियम समझाए जाते हैं। छिपे हुए खिलाड़ियों को सूरज ढलने तक छिपे रहना है और अकुमा को 3 लोगों को पकड़ना है। फिर उसे बाकी बचे खिलाड़ियों को कैन को लात मारने से रोकना है। जब सबको खेल के नियम समझ आ जाते हैं तब एक गुड़िया अपने मुंह से लकड़ियों की छड़ियां निकालती है ताकि लॉटरी से अकुमा को चुना जा सके। बदकिस्मती से छड़ी खींचकर जो अकुमा बनता है वो अमाया होता है, जो उन सब में से सबसे खतरनाक और पागल है। उसे पता है कि ये खेल कितना मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। बाकी खिलाड़ी अपनी जगह पर तैयार खड़े रहते हैं और गुड़िया के निर्देश का इंतजार करते हैं। पर जैसे ही खेल शुरू होता है अमाया एक खिलाड़ी को कैन पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसे बाकी लोगों को छिपने का मौका ही नहीं मिलता। अमाया खुद कैन उठाकर उसे घेरे के बीच में रखता है और छिपे हुए लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। वो जल्दी ही दूसरे स्कूल के 2 छात्रों को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो लोग छिपने की कोशिश करते हैं वो खुद को बचाने के लिए अमाया से लड़ते हैं, पर अमाया बहुत ताकतवर है इसलिए दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते। उन्हें पकड़ लिया जाता है और एक बंद कमरे में डाल दिया जाता है। तभी थोड़ी दूर से ईचा अमाया को देखती है कि वो कैन पर पैर रख रहा है, पर लापरवाही से ईचा उसे दिख जाती है और अकुमा को ईचा और ताकाहाटा की जगह का पता चल जाता है। अब सुन को पता है कि अमाया उसकी तरफ आ रहा है तो वो एक भारी चीज से एक रस्सी बांधता है और धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगता है ताकि कैन तक पहुंच सके और अपने दोस्तों की मदद कर सके। उधर अमाया उस जगह पर दौड़कर पहुंचता है जहां उसने ईचा को देखा था और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है ताकि अंदर जा सके। ईचा समझ जाती है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं भाग सकते, इसलिए वो समय बचाने के लिए खुद ही बाहर निकल जाती है ताकि अमाया को कहीं और भेजा जा सके। पर जैसे ही ईचा बाहर आती है अमाया उसका नाम नहीं बोलता और कैन की ओर नहीं जाता बल्कि उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर सुन को खोजने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ वो सिर्फ वही रस्सी पाता है जिससे सुन नीचे उतरा था। इसी बीच ताकाहाटा सोचता है कि अब शायद सुन कभी ऊपर नहीं आएगा। तभी अमाया उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है, इसलिए अब वो दोनों दोस्त बन सकते हैं और मिलकर जिंदा रह सकते हैं। पर ताकाहाटा जानता है कि अमाया झूठ बोल रहा है। उधर सुन कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। उसे कुछ लोहे के कवच मिलते हैं। सूरज डूबने के करीब है इसलिए वो जल्दी से उन्हें पहन लेता है और छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। अब सुन कैन को लात मारना चाहता है पर कवच बहुत भारी है जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। फिर भी वो हिम्मत करके अमाया के सामने आ जाता है और जानबूझकर अपनी तलवार जमीन पर गिरा देता है। अब वो किनारे के पास फंसा हुआ है और पूरी तरह बेबस और रक्षाहीन है क्योंकि वो तब तक किसी को नहीं पकड़ सकता जब तक उसका चेहरा ना देख ले। अमाया इस मौके का फायदा उठाता है और ताकाहाटा का हेलमेट उतार देता है। फिर कैन पर पैर रखने से पहले उसकी योजना का मजाक उड़ाता है। पर जैसे ही अमाया कैन की ओर बढ़ता है उसे महसूस होता है कि उसकी कमर से कोई जंजीर बंधी हुई है। तभी उसे समझ में आता है कि ये सब सुन की चाल थी। दरअसल सुन ने छिपने से पहले एक जंजीर को अपने कवच से जोड़ दिया था। जैसे ही अमाया ने उसका हेलमेट उतारा उसने दूसरी तरफ की जंजीर चुपचाप अमाया की कमर से बांध दी। अब अमाया कैन तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो बंधा हुआ है। जीत से एक कदम दूर होने पर भी वो हार चुका है। तभी ताकाहाटा समुंदर में कूद जाता है और अमाया को अपने साथ घसीट लेता है।
अमाया को खुद को डूबने से बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुन पानी को छूने का इंतजार करता है और फिर जल्दी से अपनी भारी कवच से बाहर निकल आता है। इसके बाद वो दीवार पर चढ़ जाता है और कैन की तरफ बिना किसी रुकावट के दौड़ सकता है। उधर अमाया जैसे तैसे पानी से बाहर आता है और भीगे हुए भारी कवच को ऊपर खींचता है। सुन बहुत थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ताकत बची होती है कि वो कैन तक दौड़ सके। तभी आखिर में अमाया भी कैन की ओर दौड़ता है, पर सुन उससे पहले पहुंचकर कैन को लात मार देता है, जिससे उसके सभी दोस्तों की जान बच जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कैन में धमाका होगा, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। पर कुछ सेकंड बीतने के बाद भी कुछ नहीं होता। फिर अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और गुड़ियां सुन को विजेता घोषित कर देती हैं। वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने खेल को ज्यादा डरावना और मजेदार बनाने के लिए कैन में धमाके की बात झूठ में कही थी। अमाया जो हार चुका है वो बहुत निराश होता है और धीरे धीरे कराहने लगता है और कहता है कि अब उसकी मौत तय है। पर गुड़िया उसे समझाती है कि ये पूरी चुनौती बस एक खेल थी और किसी को भी मरना नहीं है। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हें इनाम के रूप में जिंदा रहने दिया जाएगा। गुड़िया सभी बचे हुए लोगों को एक एक आइसक्रीम देती है और कहती है कि जाने से पहले उन्हें ये आइसक्रीम खत्म करनी है। फिर सुन ईचा के साथ बैठकर भविष्य की बातें करता है और आइसक्रीम खाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद सुन आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा हुआ देखता है। वो बहुत खुश होता है और ईचा के साथ जश्न मनाने लगता है, ये सोचकर कि उसे कोई इनाम मिला है। पर तभी वो देखता है कि ईचा रो रही है और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है कि उसकी आइसक्रीम की स्टिक पर लिखा है, तुम बाहर हो गए हो। फिर गुड़िया दोबारा बोलती है और बताती है कि अब तक की हर चुनौती में अलग अलग कौशल की जरूरत थी, ताकत, बुद्धि और सच्चाई, पर आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है किस्मत। गुड़िया बताती है कि सबकी आइसक्रीम स्टिक पर उनका भाग्य लिखा हुआ है, कौन बचेगा और कौन नहीं। सुन जब ईचा की स्टिक देखता है तो उसे पता चलता है कि वही भाग्यशाली था और वो जिंदा रहेगा। पर अब ईचा की जगह अमाया उसके साथ स्कूल लौटेगा, क्योंकि ये फैसला पहले ही हो चुका था। इसके बाद ईचा और बाकी दो छात्र धीरे धीरे गुड़ियों में से एक से टकराते हैं, जो उनके शरीर पर लेजर फायर करती है। इससे उनके शरीर गायब हो जाते हैं और बस उनकी आत्मा की परछाई बाकी रह जाती है। जब आखिरी चुनौती खत्म हो जाती है तो अमाया और ताकाहाटा को उड़ते हुए एक डिब्बे में वापस टोक्यो शहर में ले जाया जाता है। जैसे ही लोग देखते हैं कि ये दो छात्र जिंदा लौटे हैं तो वो उन्हें पूजने लगते हैं और उन्हें भगवान के बच्चे कहकर बुलाते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। भाई यार प्लीज फीडबैक दे दो यार, मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरे को पता है मैं बहुत गंदा बोलता हूँ, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने। थैंक यू, धन्यवाद भाई। प्लीज फीडबैक, प्लीज कमेंट करके बताओ कैसी लगी।